नमस्कार, आज है 30 अप्रैल, दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। आगामी जनगणना में जाति जनगणना को भी किया जाएगा शामिल, मोदी सरकार की घोषणा। Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. जाति जनगणना कराने का फैसला अब क्यों लिया गया, क्या है इसका मकसद, करेंगे इसका विश्लेषण। अब अगर वो कराने को तैयार हुए हैं तो पहली चीज उनके सहयोगी दलों का दबाव है। दूसरी चीज कि उनको अब लग रहा है कि जब सारे लोग करा ही चुके हैं तो अब हमें कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जानेंगे पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के साथ सैन्य संघर्ष को लेकर क्यों जताई आशंका। बालाकोट अटैक के टाइम जो उन्होंने एक जहाज शूट डाउन किया था भारतीय वायुसेना का, वो हिंट कर रहे हैं कि ये मत सोचिए कि हमारी काबिलियत में कोई कमी है। लेकिन सबसे पहले अहम खबरें सुमिरनप्रीत कौर से। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी ड्रोन हमले में घायल हुए लोगों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। मंगलवार देर रात कई इलाकों में रूस ने हमला किया था। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा है कि हमले में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सिविलियन स्ट्रक्चर को खासा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिशों को खत्म कर देगा अगर दोनों देश युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के लगातार हमलों से खुश तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति प्रक्रिया में रूस की भागीदारी फायदेमंद रही है। I would say that he would like to stop the war. I think that if it weren't for डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि अब पुतिन युद्ध को रोकना चाहेंगे। मेरे हिसाब से इससे पहले तो वो पूरे देश को ही अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। अगर मैं सत्ता में होता तो जंग शुरू ही नहीं होती। जब जो बाइडेन इसमें शामिल हुए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने इसे ठीक से संभाला या नहीं, लेकिन जाहिर है कि अच्छा नहीं है कि युद्ध शुरू हुआ। रूस ने यूक्रेन के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी बातचीत की पेशकश की है, लेकिन पत्रकारों से बात करते हुए रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि युद्ध विराम अगर लागू होता है तो उससे पहले कई मुद्दों को हल करने की जरूरत है। Президент Путин, я напомню вам, выступая в Кремле, दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वो युद्ध विराम स्थापित करने की इस पहल का समर्थन करते हैं, लेकिन इससे पहले कई सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए और कई मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। वे सभी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सूचीबद्ध किए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को आम चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई। बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने निकट भविष्य में मिलने पर सहमति जताई है। वहीं मार्क कार्नी का कहना है कि उनका देश अमेरिका के सम्मान का हकदार है और अगर कनाडा अमेरिका के बीच कोई व्यापार या सुरक्षा समझौता होगा तो वो सिर्फ उनकी शर्तों पर ही होगा। चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कार्नी ने ये भी कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। कार्नी का कहना है कि जब तक कनाडा की आज़ादी और संप्रभुता को लेकर गंभीर बातचीत नहीं होगी तब तक वो अमेरिका नहीं जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट का रुख देखा जा रहा है और कारोबारी सत्र की शुरुआत में 2500 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई है। आज शेयर बाजार नकारात्मक रुख के साथ खुले। बाजार विश्लेषक शेयर बाजार में गिरावट का कारण पिछले हफ्ते भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव को बता रहे हैं। और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने शहर के बड़ा बाजार इलाके में एक होटल में आग लगने से 14 लोगों के मरने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। फिलहाल माना जा रहा है कि आग बिजली के मीटरों के पास भड़की। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। दमकल की टीम और बचाव कर्मियों ने लगभग 1 दर्जन लोगों को बाहर निकाला। ये इलाका शहर के सबसे बड़ी फल मंडी के बीचों बीच आता है। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जाति जनगणना कराने का। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को भी जोड़ा जाएगा।
Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आज फैसला किया है कि जातिगत जनगणना को आने वाली जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। ये दिखाता है कि सरकार देश और समाज के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को 10% का आरक्षण दिया था, ये अश्विनी वैष्णव का कहना है। बीते सालों में कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष जोर शोर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाता रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार हमेशा जाति जनगणना का विरोध करती रही है और हाल के दिनों में जितने भी जातिगत सर्वे हुए हैं उन्हें राजनीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। और पूरा जो मंत्रिमंडल है, जो बीजेपी शासित राज्य हैं सुमिरन, उसके मुख्यमंत्री नेता सब तारीफ कर रहे हैं, लगातार उनके एक्सपोस्ट आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है और मांग की है कि इसे जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि अभी तय नहीं है कि ये कब तक होगा, जनगणना कब होगी। और अभी जो कांग्रेस नेता हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि कब तक होगा, क्योंकि अभी तक समय तय नहीं है। सुमिरन जी, शाहिद, भारत में जाति जनगणना का मुद्दा उठता रहा है। साल 1931 में आखिरी बार जाति के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे और एक नारा भी लगाया जाता है इसके साथ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये असल में वही है कि जितनी जातियां हैं और बटा हुआ है समाज, उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी संख्या है, उसकी हिस्सेदारी की बात की जाती है। साल 2010 में बड़ी संख्या में सांसदों की जो मांग थी, उसके बाद जो कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, उसने साल 2010-11 में देश भर में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े जो हैं वो जारी नहीं किए गए आज तक। जुलाई 2022 में मोदी सरकार ने संसद में बताया था कि जो 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना थी, उसके आंकड़ों में जो है कई तरह की खामियां थी, मोदी सरकार का कहना था, इसलिए उन आंकड़ों को जो है उसकी जारी करने की कोई योजना नहीं थी। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष की इतनी मांग के बावजूद अब जाकर जाति जनगणना कराने का क्या मतलब है। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो यही सवाल का जवाब जानना चाहा है बीबीसी संवाददाता दीपक मंडल ने वरिष्ठ राजनीतिक मामलों के जानकार शरद गुप्ता से। बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ थी। बीजेपी ने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाली बताया था। जब भी कांग्रेस ने मांग की कि साहब जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो वो कहते थे ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग विभाजनकारी है। लेकिन अब इतने दिनों बाद अगर बीजेपी तैयार हुई है जातिगत जनगणना कराने पर, तो इसका सीधा मकसद है कि चूंकि उसके अपने घटक जितने भी थे वो सारे जातिगत जनगणना के पक्ष में थे, राज्य अपनी अपनी जनगणना करा रहे थे। बिहार में खुद बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है जनता दल यू, उसकी सरकार ने कराया, वहां पे बीजेपी तैयार थी। लेकिन केंद्र में जब भी जातिगत जनगणना कराने की बात होती थी तो लगातार बीजेपी कहती थी कि ये हम नहीं कराएंगे। अब अगर वो कराने को तैयार हुए हैं तो पहली चीज उनके सहयोगी दलों का दबाव है। दूसरी चीज कि उनको अब लग रहा है कि जब सारे लोग करा ही चुके हैं तो अब हमें कराने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक सरकार करा चुकी है, बिहार की सरकार करा चुकी है, कई सरकारें करा चुकी हैं। मजे की चीज ये है कि खुद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कहती रही कि हम जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ हैं। तो अब जब उनकी केंद्र सरकार खुद ही जातिगत जनगणना करा रही है तो अब योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना के नतीजे आएंगे 2027-2028 तक, तब तक बिहार के चुनाव हो चुके होंगे, उस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है।
तब तक 2027 में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हो जाएंगे। तो जहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की अंदेशा था, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों जगह के चुनाव हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनके नतीजों से फिलहाल डर रही है, इसलिए उसने करा लिया। बीजेपी को क्या डर है कि मतलब वो कुछ कहीं हार सकती है इन जगहों पर? देखिए, क्योंकि जातिगत राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जितनी भी जातिगत पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे माझियों की पार्टी हो, मल्लाहों की पार्टी हो, कुर्मियों की पार्टी हो, हर जातियों की पार्टियां सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हैं। कुल मिलाकर इसको मतलब क्या कहा जाए कि मतलब क्यों इस समय मतलब ये फैसला लिया गया? इसलिए लिया गया कि ये राजनीतिक मकसद अपना साधना चाहती। देखिए, अब बीजेपी के पास इस जातिगत राजनीति में बीजेपी की क्या भूमिका है? अभी तक बीजेपी अगड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाती थी। लेकिन अब पिछले 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक उन्होंने पिछड़ी जातियों को लामबंद करने का एक कोशिश की है, खास तौर से गैर कुर्मी, गैर यादव। इसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट में भी, अनुसूचित जातियों में भी गैर चमार, गैर पासी जितनी भी जातियां हैं उनको लामबंद करने की कोशिश की। उसमें किसी हद तक उसको सफलता भी मिली है। तो उत्तर प्रदेश में पार्टी लगातार दूसरी बार जीती है, तो उसके पीछे एक ये बड़ी वजह है। और यही वजह है कि वो लगातार केंद्र से मतलब लोकसभा चुनाव में भी जो एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है इन राज्यों में, उसके पीछे भी यही वजह है। तो इसलिए अब वो कॉन्फिडेंट लग रही है कि अब अगर जातिगत जनगणना होगी तो इससे भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि इससे तो हम कह सकते हैं कि देखिए, यादव इतने हैं, कुर्मी इतने, बाकी सब मेरे साथ हैं। तो बीजेपी सरकार ने क्यों लिया फैसला, बता रहे थे वरिष्ठ राजनीतिक मामलों के जानकार शरद गुप्ता। तो शाहिद, साल 2023 में बिहार की महागठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था। उसमें ये बताया गया था कि राज्य में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 36% है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के ताज़ा फैसले को समाजवादियों की जीत बताया है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो विपक्ष अपना सीना ठोक रहा है सुमिरन, और जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा, राहुल गांधी भी कह चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। एलजेपी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। और शायद बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरीके से हमने अभी शरद गुप्ता को सुना, वो बता भी रहे थे कि बिहार का विधानसभा चुनाव है, फिर यूपी चुनाव है 2027 में। तो ये माना जा रहा है, इस फैसले की टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले का वहाँ क्या असर हो सकता है, क्योंकि इसी साल चुनाव है। तो इसी पर मैंने बात की है एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पटना के पूर्व डायरेक्टर डीएम दिवाकर से। जातिगत जनगणना का मुद्दा राजद और स्पेशली तेजस्वी यादव ने उठाया था। बाद में सभी दलों की सहमति से यहाँ से सेंटर को भेजा भी गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सेंटर में बीजेपी ने इसको मना किया। स्टेट में भी उन्होंने दूसरे एजेंसी के माध्यम से रिट किया और उसमें काउंटर एफिडेविट भी लगाया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल करने से मना कर दिया। तो परिणाम ये हुआ कि भाजपा हार रही थी इस मुद्दे पर, तो समझ में आ ही रहा था। लेकिन बाद में ग्रैंड अलायंस ने इसको पूरे देश में मुद्दा बना दिया। पूरे देश में हो गया कि वहाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कर्नाटक ने कराया भी, बिहार ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण करा दिया। तो अब जो विभिन्न जातियों का एक संख्या आ गई यहाँ पर है, उसके कारण से
उन जातियों का नंबर भी आ गया और उसके कारण से उनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो भी दिखने लगी। भाजपा के सामने दूसरा विकल्प एक ही बचता है कि वह जो निम्न और मध्य जाति के लोग हैं उनके बीच में अपना विश्वास जगाने की कोशिश करे। तो ये जो फैसला लिया है बीजेपी ने, क्या आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, उससे बीजेपी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा आपको? नहीं, फायदा तो नहीं होगा क्योंकि इसका पॉलिटिकल माइलेज तो ले जा चुकी है बिहार जातिगत सर्वेक्षण करा के, और भाजपा का एक राजनीतिक समझ के साथ इसको स्वीकार करने वाली बात है, क्योंकि वो देख ही रहा है कि अगर इसको हम नहीं स्वीकार करते हैं तो पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा आगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इसमें किस तरीके का डैमेज कंट्रोल होगा? कोशिश कर रही है, कोई कंट्रोल होगा नहीं इसमें। अधिक से अधिक वो ये कहेगी देखिए अब तो मान गए, जो कर रहे थे वही मान गए, हम लोग भी कर रहे हैं। बिहार में चुके सर्वसम्मत से गया था मत की जनगणना होनी चाहिए, जाति की जनगणना होनी चाहिए, इसलिए बिहार के जो लीडरशिप है वो इस बात को कहेंगे कि हम तो पक्ष में थे ही, इसलिए हमको इसका लाभ दीजिए कहेंगे। लेकिन यह शुरुआत और इसका इनिशिएटिव और इसका लीडरशिप तो राजद के हाथ में था, इसीलिए इसका लाभ राजद को ही मिलेगा मेरी राय में। तो एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पटना के पूर्व डायरेक्टर डीएम दिवाकर। यहाँ अपने लिसनर्स को बता दें कि भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और ज़रूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बताया जाता रहा है। जी बताएं। और काफी साल 1979 में जो भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर जो है मंडल कमीशन का गठन किया था, और हम जानते हैं 90 के दशक में वो वीपी सिंह ने लागू भी किया और उसके बाद पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलने लगा। तो ये एक तरीके से सुमिरन ये है कि इससे जातिगत जनगणना से सभी जातियों का पता चलेगा कितनी पिछड़ी हैं और उनका एक आंकड़ा आएगा। अब यहाँ स्टेट्स की बात करते हैं, जिस तरीके से 2023 में बात की कि पटना ने कराया, 2015 में कर्नाटक में जो है वो जातिगत जनगणना करवाई गई, पर आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। जो ये जातिगत मतलब सर्वे हुआ था, इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए बिल्कुल उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन बिहार के आंकड़े जरूर सार्वजनिक किए गए जो सर्वे किया गया। और जो 2023 में वो जो आंकड़े आए उसके मुताबिक पता चला कि अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% है। तो इससे पता चला बिहार की बात कर रहे हैं कि सिर्फ वहीं के एक आंकड़े सामने आए थे। तो इन आंकड़ों के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि पूरे देश भर में जो है वो पिछड़ा वर्ग की एक अच्छी खासी संख्या है, और विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है जातिगत जनगणना की, और आखिरकार अब जो है मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और पॉडकास्ट में अब बात भारत और पाकिस्तान की पहलगाम हमले की और दोनों देशों के बीच इस हमले के बाद बढ़ते तनाव की। तनाव जो है अपने चरम पर है। रोज़ाना नई नई आशंकाएं जताई जा रही हैं और इन आशंकाओं में सैन्य टकराव के खतरे का अंदाज़ा सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है। इसको और बल तब मिल रहा है जब बीती रात 3 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट किया। तरार ने दावा किया कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना के बहाने अगले 24 से 36 घंटों में फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान has credible intelligence that India intends carrying out military action. पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम घटना में शामिल होने के निराधार और मनगढ़ंत आरोपों के बहाने अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस क्षेत्र में भारत की न्यायाधीश बनने की अहंकारी भूमिका लापरवाहीपूर्ण है और इसे पूरी तरह से खारिज किया जाता है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में कहीं भी इसकी हमेशा निंदा की है। अताउल्ला तारण सूचना मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। और जैसा कि सुमिरन
बीते सप्ताह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की मौत हुई थी, उसमें पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका जता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर ये बात कही है। सोमवार को जो है 2 दिन पहले उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमने अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ाई है क्योंकि कुछ ऐसा है जो अब तुरंत हो सकता है। इस स्थिति में कुछ रणनीतिक निर्णय लिए जाने हैं और वो निर्णय ले लिए गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना ने सरकार को भारत की तरफ से हमले को लेकर आगाह किया है। भारत की ओर से क्या कोई सैन्य कार्रवाई जल्द हो सकती है और पाकिस्तान की ओर से बार बार इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा जताने का क्या मकसद है? यही सवाल पूछा बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने सैन्य मामलों की जानकार अजय शुक्ला से। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट और जो बयान दिए हुए हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग एन इंडियन अटैक एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये दो चीजें जाहिर करता है। एक तो देयर इज एट द लेवल ऑफ फंक्शनल लेवल जिसे बोलते हैं मिलिट्री के, वो तैयारी जो है किसी तरीके से जो है कमी कोई नहीं छोड़ रहे हैं तैयारी में। और भारत को पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने कोई हमला किया या कोई रिवेंज अटैक किया तो पाकिस्तान जो है चुपके से नहीं देखती जाएगी, वो रिटेलिएशन करने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो पाकिस्तान की काबिलियत है वो एक तरीके से हिंट कर रहे हैं बालाकोट अटैक के टाइम जो उन्होंने एक जहाज शूट डाउन किया था भारतीय वायुसेना का, वो हिंट कर रहे हैं कि ये मत सोचिए कि हमारे काबिलियत में कोई कमी है। और सर पिछले 3-4 दिनों से अगर हम देखें 5-6 दिन से जो छोटे छोटे फायरिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं एलओसी के आसपास, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये तो बस यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो तनाव है वो बढ़ गया है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फौजें तैनात हैं वो उनके हाथ जो हैं इतने कसे हुए नहीं हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यही जनरली एक जो फंक्शनल लेवल है उसमें टेंशन जो है आ चुकी है। और ये जो छोटे फायरिंग के इंसिडेंट्स हैं ये उसको इलस्ट्रेट करते हैं। सब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई उनके रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि द इनकर्जन और द स्ट्राइक्स कैन बी इमिनेंट। अगर इंडिया के नजरिए से देखा जाए तो क्या ऐसा है, या जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली इंडिया ने पाकिस्तान पर रिएक्ट किया और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने की टैक्टिक है वो ज्यादा उस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? हाउ डू यू सी इट? मुझे जो नजर आ रहा है वो एक्चुअली फेस वैल्यू पे जो वो कह रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन्स, उसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। और जो वो कह रहे हैं कि हम लोग तैनात हैं, हम लोग तैयार हैं किसी कार्रवाई के लिए, जो भारत के साइड से जो है कोई कार्रवाई हो उसके लिए हम तैनात हैं। इट इज अ सिंपल फंक्शनल स्टेटमेंट कि ये मत सोचिए कि हम जो है अभी पीछे हटने वाले हैं। क्या ये कह सकते हैं कि एक डर है पाकिस्तान में अटैक का इंडिया की तरफ से? ये इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने जब से ये अटैक हुआ है तब से जितने भी बयान आए हैं पाकिस्तान के साइड से और भारत के साइड से वो यही है कि भारत कार्रवाई करने वाली है, बदला जो है लिया जाएगा इन डेथ्स की, और इसके लिए दोनों साइड तैयार हैं। आखिरी सवाल, क्या दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका है? हाँ, ये जो है जब से बालाकोट का जो अटैक हुआ था 2020 में, तब से आज तक इतना टेंशन जो है नहीं हुआ है। अभी जो है टेंशन जो है काफ़ी बढ़े हुए हैं। और अगर आप देखे जाए, चाहे मोटिव्स हों दोनों साइड से, चाहे काबिलियत हो दोनों साइड्स की, ये सब चीज़ें देखते हुए जाहिर ये होता है कि कोई ना कोई मिलिट्री कार्रवाई होने वाली है। तो दिलनवाज पाशा बात कर रहे थे सैन्य मामलों की जानकार अजय शुक्ला से। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद रुख करते हैं सुमिरन अमेरिका का, और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिनों के कार्यकाल की। शाहिद, जब से सत्ता में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, तब से कई विवादों के सेंटर में रहे हैं और चर्चा में रहे हैं। चाहे वो टैरिफ बढ़ाने की बात हो, चीन और कनाडा के प्रति टैरिफ को लेकर कड़ा रुख हो, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रही है तो उसमें रूस के लिए थोड़ा झुकाव, और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ विवादित मुलाकात हो, और चाहे इमिग्रेंट्स और सीमा पार माइग्रेंट्स का मुद्दा हो, और
सबसे बड़ा बयान जो चर्चा में रहा वो था कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना। बहुत कुछ हुआ है इन 100 दिनों में, जब से 20 जनवरी से उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में जो है वो नई सरकार के पहले 100 दिनों को चिन्हित करने के लिए एक रैली की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100वें दिन पर भाषण दिया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों की बात की, उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा जैसे कि जो बाइडेन जी। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने समर्थकों से कहा कि उनसे पहले किसी भी अमेरिकी प्रशासन ने अपने पहले 100 दिनों में इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं की जितनी इस नए प्रशासन ने की है। ट्रंप ने इसे रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस कहा और उसे सेलिब्रेट किया। We're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हम देश के इतिहास में सबसे सफल प्रशासन के 100 दिनों का जश्न मनाने के लिए यहाँ आए हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में ये 100 दिन की शुरुआत सबसे बेहतर शुरुआत रही है, लेकिन आपने तो अभी तक कुछ नहीं देखा है, ये तो बस शुरुआत है। ये उनके शब्द थे। बिल्कुल अपनी तारीफ कर रहे हैं और अपने कार्यकाल के 100 दिनों को लेकर जनता के बीच में उसकी जो है वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। टैरिफ के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनकी नीतियां सफल रहीं। साथ ही कहा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर उन्होंने काबू पा लिया है। Inflation is basically down and interest rates came down despite इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति मूल रूप से कम हो गई है और ब्याज दरें कम हो गई हैं। अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर रही है। हम ट्रेड के कारण हर दिन अरबों डॉलर खो रहे थे और अब मैं इसे बहुत कम स्तर पर ले आया हूँ। जल्द ही हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हम लोगों के करों को कम करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि उनकी वजह से कई नौकरियां हैं जो अब सामने आई हैं, उनकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। यानी कि जो चुनाव से पहले वादा करते थे कि मैं पैसा ले आऊंगा, नौकरियां ले आऊंगा, 100 दिनों के बाद वो दावा कर रहे हैं वो ले आए हैं, ऐसा वो कहते हैं। और कुछ पोल्स भी सामने आए जिसकी चर्चा हम आगे कार्यक्रम में जरूर करेंगे। उन्होंने इमिग्रेशन पर अपने रिकॉर्ड की सराहना की और दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी इतिहास में सबसे सुरक्षित बॉर्डर हासिल किया है। The last administration engineered a massive border invasion, allowing gangs, cartels, and terrorists to infiltrate. पिछले प्रशासन ने एक बड़े पैमाने पर सीमा पार से गलत लोगों को हमारी जमीन पर आने दिया और हमारे ही नागरिकों को नुकसान हुआ। लेकिन आज आपके सामने खड़े होकर मैं गर्व से कह सकता हूं कि अब विश्वासघात खत्म हो गया है और हमने अमेरिकी इतिहास में अब तक की सबसे सुरक्षित सीमा हासिल कर ली है। लगातार 2 महीनों से हमने इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को सबसे कम आंकड़ा दर्ज किया है। अब तक दर्ज की गई सबसे कम अवैध सीमा पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में सोचें, उन्होंने जनता से ये कहा है। लेकिन हालांकि एक ऐसी अप्रूवल रेटिंग आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो रेटिंग्स है उसमें गिरावट देखी गई है और कई लोग अर्थव्यवस्था को संभालने के उनके तरीकों को लेकर बड़े चिंतित हैं। ट्रंप ने उन पोल्स को हालांकि खारिज कर दिया है जिनमें उनकी लोकप्रियता में कुछ गिरावट देखी गई है। दिखाई गई है जो गिरावट है, क्योंकि ये 100 दिनों की अपने कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पोल्स में जो है वो गिरावट की बात की जा रही है। जी, वहीं डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी ने कहा है कि ट्रंप के पहले 100 दिन में वो विफल रहे हैं। डीएनसी ने कहा कि ट्रंप को इस बात के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए कि यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, रिटायर होना मुश्किल हो गया है और ट्रंप रिसेशन यानी ट्रंप मंदी दरवाजे पर ही है। और लेकिन डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी जिसकी बात करें डीएनसी, उसका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले 100 दिन जो है वो विफल रहे हैं। जी, और जहां तक रेटिंग्स की बात है और जो क्लेम्स डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, अगर उसकी रियलिटी चेक की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 3 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या हालत रही है, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जनवरी और मार्च में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 0.3% की गिरावट आई है। और विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि ये गिरावट बहुत खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणाएं की हैं तो अब जाकर उसका असर देखा जा रहा है। सरकारी खर्च में कटौती ने भी असर दिखाया है। और अमेरिकी वाणिज्य विभाग जो है उसका कहना था कि 2024 की जो अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही थी उसमें अमेरिका की जीडीपी 2.4% की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन इसकी अगली ही तिमाही में इसमें गिरावट आई है। यानी कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभाला है उसके बाद से ये जो है वो गिरावट जारी है। ट्रंप की घोषणाएं लागू हैं। इससे पहले ही अमेरिकी कंपनियों ने जो है वो मतलब हमने जो देखा ट्रेड वॉर और टैरिफ को लेकर जो सब घोषणाएं हो रही थी उसका ये असर बताया जा रहा है। और अब ये ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से विवादों के केंद्र में है।
अब ये और रेटिंग्स बताएंगी और जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे पता चलेगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और किस दिशा में जा रही है। अभी तो वो अपनी तारीफें कर रहे हैं। तो दिन भर के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ताज़ा खबरों और विश्लेषण के लिए आपके साथ है bbchindi.com और इसके YouTube, Instagram और Facebook पेज। साथ ही BBC हिंदी के अलग अलग पॉडकास्ट आपको bbchindi.com के पेज पर सुनने को मिलेंगे, जिसमें द लेंस है, विवेचना है, दुनिया जहां है और कहानी जिंदगी की भी है। स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। मुझे और शाहिद को दीजिए इजाजत। नमस्कार और हमें सुनने के लिए शुक्रिया।